हेलो फ्रेंड्स, आज हम मनी गेम यानी आईपीएल के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की बुक का नाम है आईपीएल क्रिकेट एंड कॉमर्स। इस बुक के ऑथर हैं आलम श्रीनिवास और टीआर विवेक। आज के सेक्शन में पहला पॉइंट है कैसे आईपीएल मनी जनरेट करता है और दूसरा सेक्शन है आईपीएल कंट्रोवर्सीज। तो बात करते हैं सेक्शन 1 से, कैसे आईपीएल मनी जनरेट करता है। नंबर 1, मीडिया राइट्स। लाइव टेलीकास्ट करने के लिए चैनल को मीडिया राइट्स की जरूरत होती है और मीडिया राइट लेने के लिए ब्रॉडकास्ट करने वाले चैनल को कुछ फीस बीसीसीआई को देनी पड़ती है। ब्रॉडकास्टर का बीसीसीआई को दिया जाने वाला ये पैसा आईपीएल में खेलने वाले डिफरेंट फ्रेंचाइजी में शेयर होता है, पर बीसीसीआई कुछ पैसा अपने पास रखती है जो इंडियन क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज होता है। 2008 से लेकर 2007 तक के आईपीएल T20 लाइव स्ट्रीमिंग के मीडिया राइट्स सोनी एंटरटेनमेंट के पास थे। सोनी एंटरटेनमेंट ने पहले 10 साल तक के आईपीएल के लाइव टेलीकास्ट के राइट्स परचेज करने के लिए 8,200 करोड़ इंडियन रुपीस इन्वेस्ट किए थे, यानी कि सोनी ने हर साल का 820 करोड़ पे किया था। और अब अगले 5 साल के लिए आईपीएल के मीडिया राइट्स स्टार इंडिया ने परचेज किए हैं, जिसके लिए स्टार इंडिया ने 16,247 करोड़ पे किया है, जिसका मतलब ये है कि स्टार हर एक साल के लिए 3,269 करोड़ इंडियन रुपीस पे कर रहा है। ऐसा करने से आईपीएल टीम्स और बीसीसीआई प्रॉफिट अर्न करती है और ये एक आइडिया है पैसा जनरेट करने का। नंबर 2, टाइटल स्पॉन्सरशिप। टाइटल नेम से क्लियरली स्टैब्लिश हो जाता है कि स्पॉन्सरशिप किसके पास है। जब आईपीएल शुरू हुआ था, लोग इसे डीएलएफ आईपीएल के नाम से जानते थे। डीएलएफ ऐसा पहला ब्रांड था जिसको अपना नाम आईपीएल के साथ शेयर करने का स्टेटस मिला था। बाद में पेप्सी ने डीएलएफ को रिप्लेस कर दिया और आईपीएल को पेप्सी आईपीएल के नाम से जाना जाने लगा। अब वीवो ने ये स्पॉट अगले 5 साल तक अपने नाम कर लिया है। इसके लिए वीवो ने 2,200 करोड़ इंडियन रुपीस पे किए हैं। इसका मतलब हर साल का 440 करोड़ इंडियन रुपीस। तो आप सोच सकते हैं कि ब्रांड्स कैसे आईपीएल और आईपीएल फ्रेंचाइजी को प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। बायजूस से कोक तक कई फ्रेंचाइजी ने पहले ही टाइटल स्पॉन्सर के लिए ह्यूज इंटरेस्ट शो किया है। इससे पहले कि वीवो और आईपीएल अपना ऑफिशियल सेपरेशन अनाउंस करे, हम ये देख सकते हैं कि अर्लियर फ्रेंचाइजीज ने टाइटल स्पॉन्सरशिप से कितना पैसा रिसीव किया है। ये डाटा फोर्ब्स इंडिया से लिया गया है। हाउ मच मनी आईपीएल हैज मेड ओवर द ईयर्स थ्रू ओनली टाइटल स्पॉन्सरशिप्स। नंबर 1, वीवो इंडिया 2018 to 2022 रुपीज 2,199, यानी कि 440 करोड़ पर ईयर। नंबर 2, वीवो इंडिया 2016 to 2017 रुपीज 200 करोड़। नंबर 3, पेप्सी 2013 to 2015 रुपीज 397 करोड़। नंबर 4, डीएलएफ 2008 to 2012 रुपीज 200 करोड़। नंबर 3, टिकट सेल्स। टिकट भी आईपीएल टीम के लिए इनकम जनरेट करने का एक मेजर सोर्स है। किसी भी और स्पोर्ट इवेंट की तरह आईपीएल टीम्स भी रेवेन्यू के लिए अपने फैंस पर डिपेंड है। आईपीएल दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली लीग में से एक है, जहां ज्यादातर ओकेजन पर हाउसफुल होता है। हर टीम के पास मनी जनरेट करने के लिए एक फेयर अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि हर टीम को 7 मैचेस अपने होम ग्राउंड पर खेलने होते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 2 यानी आईपीएल कंट्रोवर्सीज। ललित मोदी कंट्रोवर्सी। ललित मोदी इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के फाउंडर, चेयरमैन और कमिश्नर थे। आईपीएल ललित मोदी का ही आइडिया था, बट मोदी और एन श्रीनिवासन के बीच की राइवलरी कुछ ही साल के बाद सामने आ गई। 2009 to 2010 में 2 न्यू टीम्स को आईपीएल में इंडक्ट होना था, जिसका बिडिंग प्रोसेस ललित मोदी के कंट्रोल में था। दिसंबर 2009 में ललित मोदी ने इनविटेशन टू टेंडर में 2 न्यू क्लॉज इंसर्ट कर दिए। पहला, बिडर का नेटवर्थ एटलीस्ट $1 बिलियन होना चाहिए और दूसरा, बिडर को $100 मिलियन की बैंक गारंटी प्रोवाइड करवानी होगी। ललित मोदी का कहना था कि ये क्लॉजेस बीसीसीआई के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन बीसीसीआई के बोर्ड मेंबर्स ने कहा कि मोदी बिड्स में अदानी ग्रुप्स और वीडियोकॉन ग्रुप्स को फायदा पहुंचाने के लिए रिगिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये न्यू क्लॉज बहुत से न्यू बिडर्स को बिडिंग से बाहर कर देगा। 22 फरवरी 2010 आईटीटी के फ्लोटेड होने के बाद सहारा ग्रुप और जागरण ग्रुप जैसे कुछ प्रोस्पेक्टिव बिडर ने बीसीसीआई प्रेसिडेंट शशांक मनोहर से कंप्लेन की
कि उन्हें डेलिबरेटली टेंडरिंग प्रोसेस से अलग रखा गया है। सिर्फ दो बिड्स के बाद आईपीएल ने आईटीटी चेंज कर दिया, नेटवर्थ के क्लॉज को रिमूव कर दिया और गारंटी अमाउंट को $10 मिलियन तक रिड्यूस कर दिया। मार्च 2010 में आरएसडब्ल्यू की लीडरशिप में एक इन्वेस्टर्स की एसोसिएशन ने केरल बेस्ड कोची टस्कर्स केरला फ्रेंचाइजी के लिए सक्सेसफुल बिड किया। इन वेरियस कंपनीज और इन्वेस्टर्स की एसोसिएशन को साथ लाने में इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडर और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर शशि थरूर का एक इम्पॉर्टेंट रोल था। ललित मोदी ने थरूर और ऑनरशिप के बारे में कुछ स्टेटमेंट रिलीज किए। आरएसडब्ल्यू ने मोदी को कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट वायलेट करने और आरएसडब्ल्यू के लिए बिडिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए एक्यूज किया और सीयू करने के लिए थ्रेटन भी किया। आरएसडब्ल्यू ने क्लेम किया कि मोदी चाहते थे कि आरएसडब्ल्यू नहीं कोई और ये बिड वॉन करे। सस्पेंशन ऑफ मोदी। बीसीसीआई ने मोदी को 22 चार्जेस के साथ एक्यूज किया और सस्पेंड कर दिया। इनमें डिसीजन मेकिंग में काउंसिल को बाईपास करना और प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो ना करना, बिड रिक करना, अपने फ्रेंड्स को कॉन्ट्रैक्ट देना, ब्रॉडकास्ट डील में किकबैक एक्सेप्ट करने जैसे चार्जेस इंक्लूड थे। अपने सस्पेंशन के थोड़े टाइम बाद ही मोदी लंदन चला गया, जहां उसकी वाइफ मीनल की फैमिली रहती है। लंदन में उसने बीसीसीआई के चार्जेस को कन्फ्रंट करने के लिए कार्टर रक को हायर किया और अपनी तरफ से एक डिफेमेशन नोटिस भी भेजा। मोदी ने कुछ टाइम यूरोप में अपना बिजनेस एक्सपेंड किया। मोदी का ये बिलीव था कि उसके बीसीसीआई से रिनोवल के लिए एस श्रीनिवासन रिस्पॉन्सिबल थे, जो बाद में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बन गए। ललित मोदी ने अपने आप को एक विक्टिम की तरह पोर्ट्रेट करने की कोशिश की और बीसीसीआई को करप्ट बताया, बट ईडी ने मोदी को एस्केप कंसिडर किया और उसको वापस आकर पनिशमेंट सर्व करने के लिए कहा। 22 चार्जेस के होते हुए ललित मोदी का इंडिया वापस आना और केसेस फेस करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होगा। ईडी के अकॉर्डिंग ललित मोदी ने वाइफ की सर्जरी को इंडिया वापस ना आने के लिए एक शील्ड की तरह यूज किया। अभी ललित मोदी की पुरानी कंट्रोवर्सीज को लोग भूल नहीं पाए थे कि ललित मोदी का नाम एक बार फिर से न्यूज में था। ललित मोदी के इस स्टेटमेंट ने सारी कंट्री में हाइप क्रिएट किया कि वो अभी बीजेपी एमपी वरुण गांधी से लंदन में मिले हैं। एक और लीडर सुषमा स्वराज के हस्बैंड को ललित मोदी ने जॉब ऑफर किया, जिससे रूलिंग गवर्नमेंट पर एक बार फिर कई लोगों ने करप्शन को लेकर क्वेश्चन राइज किए। अदर स्मॉल कंट्रोवर्सीज। मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले सिंपल लड़के विनोद कांबली का इंडियन टीम में सिलेक्शन उसको फेम की तरफ ले गया और सडनली ये फेम उसके डाउनफॉल का रीजन बना। उसने अपने सेंस का बैलेंस खो दिया और वो एरोगेंस से भर गया। बहुत सारा प्रेज और एडमिरेशन, सक्सेस, मनी, ग्लैमर और वुमेन ने उसको अपने गेम से डिस्ट्रैक्ट कर दिया। यही उसके इंटरनेशनल करियर के खत्म होने का रीजन बन गया। कांबली को सचिन के जितना ही टैलेंटेड माना जाता था, पर कांबली उस लेवल ऑफ डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर सका जिसकी गेम में जरूरत होती है। विश्वनाथ और शिवाराम कृष्ण अपनी बैड हैबिट्स के कारण डिस्ट्रॉय हो गए। ये वो बैड हैबिट्स थी जो एक लिमिट तक पहुंच गई जब वो टीम इंडिया के लिए खेले। उनके करियर इन बैड हैबिट्स के कारण बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक ही चल पाए। इंडियन टीम के फॉर्मर स्पिनर मनिंदर सिंह भी पब्लिक कंट्रोवर्सीज में रहे, जो उनके सुसाइड अटेम्प्ट और ड्रग अब्यूज से रिलेटेड थी। और भी बहुत से इंस्टेंसेस रहे जहां कई सीनियर और रिस्पेक्टेड प्लेयर्स को तब लेट नाइट पार्टिंग के लिए एक्यूज किया गया जब वो दिन में इंटरनेशनल मैचेस खेल रहे होते थे, या फिर वो अपने कई टूर में बहुत सी फीमेल्स के साथ इन्वॉल्व रहे। अगर हम एक्सट्रीम लेजीनेस की बात करें तो टीम इंडिया के सबसे एक्साइटिंग क्रिकेटर युवराज सिंह को देखना होगा। जो लोग युवराज सिंह को जानते हैं वो एडमिट करेंगे कि अगर बात टैलेंट और स्किल की करें तो युवराज सिंह एक्सेप्शनल है, बट प्रैक्टिस को लेकर उनमें वो ऑब्सेशन नहीं है। अगर उनके पास वो डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन होता तो वो सचिन, द्रविड़ और गांगुली से भी ग्रेट प्लेयर हो सकते थे, बट वो इन बैटन पर बिलीव नहीं करते। मेन स्ट्रीम मीडिया की कई रिपोर्ट्स ने ये मेंशन किया कि श्रीशांत और हरभजन सिंह टीम इंडिया में एरोगेंस के साथ आने वाली न्यू ब्रीड थी जो एग्रेशन से फुलफिल्ड थी। इनका एग्रेशन सिर्फ अपने ओपोनेंट तक ही लिमिटेड नहीं था। फॉर इंस्टेंस श्रीशांत को डोमेस्टिक मैचेस और प्रैक्टिस में भी एग्रेशन के साथ देखा गया। ईगो आईपीएल का एक इंटीग्रल पार्ट ही होगा, क्योंकि एसआर के जैसा लाउड माउथ एंटरटेनर इसके फ्रेंचाइजी ओनर है और सौरव गांगुली जैसे एरोगेंट प्लेयर यहाँ टीम के कैप्टन है। ईगो अपने साथ एग्रेशन और डिप्रेशन लाएगी जो एक दिन एंगर में बदल जाएगी। ऐसे ट्रेंड्स को पहले ही फर्स्ट सीजन में देखा जा चुका है। हम मालिया के अपनी टीम के कैप्टन द्रविड़ के रिगार्डिंग आउटबस्ट को कैसे भूल सकते हैं। फिर किंग खान और प्रिंस ऑफ कोलकाता के बीच ऑल्टरकेशन भी हुए। कोलकाता नाइट राइडर्स के ओनर
और कैप्टन के बीच के प्रॉब्लम लेट मई 2008 में शुरू हुए। टीओआई ने रिपोर्ट किया कि एसआर की अपनी टीम के लास्ट फ्यू गेम्स की परफॉर्मेंस को लेकर खुश नहीं थे। इन लो परफॉर्मेंस के कारण टीम के सेमीफाइनल में पहुंचना डिफिकल्ट हो गया था। टीओआई के उस आर्टिकल में यह भी लिखा था कि दोनों के बीच शुरू से ही प्रॉब्लम थी। गांगुली शुरू से ही टीम कॉम्बिनेशन को लेकर खुश नहीं थे। ऑक्शन से ही डिफरेंसेस देखने शुरू हो गए थे, जब गांगुली ज्यादा से ज्यादा बैट्समैन को टीम में लेना चाहते थे और टीम मैनेजमेंट बॉलर्स को टीम में लेना चाह रही थी। ये प्रॉब्लम तब मैग्नीफाइड हो गई जब कोच जॉन बैकन को कैप्टन से भी ज्यादा पावर दे दी गई। इससे भी बढ़कर ये हुआ कि एसआरके ने अनाउंस कर दिया कि अगले साल से कोच ही टीम के सारे डिसीजंस लेगा। इस अनाउंसमेंट से गांगुली फर्दर अपसेट हुए। गांगुली का डिसकंटेंट तब देखना शुरू हुआ जब वो लास्ट मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किए बिना अपने घर चले गए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बताने वाले थे कि नाइट राइडर्स का एक वेबसाइट के साथ टाई अप होने वाला है। एक इनसाइडर को ट्रस्ट करें तो उस इवेंट में शाहरुख ने कुछ रिमार्क्स पास किए थे जो कॉस्टिक थे। एसआरके ने कहा था, आई थैंक ऑल माई टीममेट्स फॉर बीइंग एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस, बट हु कैन फॉरगेट दादा हु इज मिसिंग फ्रॉम द इवेंट। दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट तभी हुई थी जब एसआरके चेन्नई के अगेंस्ट पहले फील्डिंग करने का डिसीजन लेना चाहते थे, बट गांगुली ने पहले बैटिंग का डिसीजन लिया और मैच हैवी रेन के कारण डिस्टर्ब हो गया। नाइट राइडर्स की टीम 3 रन से वो मैच हार गई थी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।